नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इस पे हम विज़न मैगज़ीन नवंबर मंथ की कंप्लीट कर रहे थे। विज़न मैगज़ीन ही क्यों करंट के लिए कंप्लीट कर रहे थे? क्योंकि ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए सबसे अच्छी मैगज़ीन मानी जाती है। करंट अफ़ेयर की जो केंद्रीय स्तर की परीक्षाएँ और राज्य स्तरीय की परीक्षाएँ होती हैं, उसमें सबसे अच्छी मैगज़ीन मानी जाती है। हर कोई विद्यार्थी इसको पढ़ता है, लेकिन बहुत लंबी होने की वजह से और इसमें से फैक्ट निकालने के लिए जो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए हम केवल इसमें आप शॉर्ट न्यूज़ ही पढ़ेंगे। शॉर्ट न्यूज़ इन द सेंस पूरा अगर जहाँ हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत होगी, वहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि तथ्य को एक सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनते हैं और यूपी पीसीएस में क्या होता है कि फैक्ट को और साथ ही साथ तथ्य को भी फैक्ट के साथ-साथ आपको उसके बेसिक के साथ भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, तो इसको हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में राज्यपाल की भूमिका वर्तमान में अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे 2-3 महीने 4 महीने से या जब भी से आप पेपर पढ़ रहे हो तो संपादकीय में आप देख रहे होंगे या करंट न्यूज़ में देख रहे होंगे, विवाद में राज्यपाल की भूमिका बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ फैसले इस पे दिए हैं। उसी को जोड़ के जो करंट में मुद्दा चल रहा है राज्यपाल का, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ बनी है। हाल ही में केंद्र, केरल, तमिलनाडु एवं पंजाब ने लंबित विधेयक को लेकर अपने-अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मतलब कि जब कोई राज्य की विधानसभा या विधानमंडल जो है कोई विधेयक पास करता है, तो वह विधेयक जो है संपूर्ण रूप से लागू होने के लिए उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। सॉरी, राज्यपाल की। तो राज्यपाल ऐसे में क्या करता है, राज्यपाल के पास 3 शक्तियाँ हैं। वह तो वो विधेयक को लंबित कर देगा, या तो अपने पुनर्विचार के लिए भेज देगा या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देगा। ऐसे में राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उस राज्य में लागू करने में देरी होती है और इसको इस प्रतिस्पर्धा की भूमिका से देखा जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एजेंट होता है जो राज्य में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है तो देश का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो अब देखिए, केरल, तमिलनाडु एवं पंजाब ने कुछ अपने विधेयक पास किए हुए थे अपने राज्य में, तो राज्यपाल ने उसको लेकर रोक लिया। हाँ, अब वो रोक लिया तो वो कानून नहीं बन पा रहा है राज्य के लिए। तो तीनों सरकारों ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अन्य संबंधित तथ्य, केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित 8 विधेयक, याद रखिएगा 8 विधेयक के संबंध में राज्यपाल की ओर से कोई कार्रवाई न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनमें से कुछ विधेयक राज्यपाल के पास 2 वर्ष से अधिक समय के लिए लंबित हैं। मतलब कि 2 साल पहले उन्होंने कोई विधेयक पास किया और अभी तक जो राज्यपाल ने उसको लटकाए हुए, मतलब राज्यपाल उस पे कोई अपनी अनुमति या मतलब अनुमति देना है, अनुमति नहीं देना है, इसके बारे में रोके हुए हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, राज्य के जो कार्य हो रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए इसकी भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार ने रुक किया है, क्योंकि वो सोचिए 2 साल से एक कानून बना के बैठे हुए हैं, तो 2 साल से उस कानून पर रोक लगी हुई है। हाँ, क्यों? क्योंकि राज्यपाल उस पे अपनी सहमति नहीं दे रहा है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है चर्चा के विषय में। उसके बाद देखेंगे आप कि पंजाब ने, वहाँ के राज्यपाल ने 3 विधेयक को रोका, यानी पंजाब के राज्यपाल ने 3 और केरल के राज्यपाल ने 8। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल ने 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है और वे लंबित पड़े हैं। साथ ही कई मामले में जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने की मंजूरी देने से भी देरी कर रहा है। अब राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो याद रखने का अब क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का बनेगा वो यहाँ से बनेगा। विधेयकों के संबंध में विकल्प क्या है राज्यपाल के पास? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 200, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य है। जैसे आप देखेंगे, जब हमारी लोकसभा राज्यसभा कोई कानून पास कर देती है तो राष्ट्रपति की अनिवार्यता उस पर हस्ताक्षर या अनुमति वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, राज्य में भी होता है जो राज्यपाल द्वारा की जाता है।
राज्यपाल को प्राप्त विकल्प और विधेयक की स्थिति क्या होगी। विधेयक को सहमति देना, हाँ, तो विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक पर सहमति रोकना, विधेयक कानून नहीं बन पाता है। जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधित इस विधेयक या संशोधन द्वारा संशोधित, अब उसके बाद क्या होगा ये देखेंगे कि जो कानून जो मतलब कि राज्य के विधानमंडल ने पारित किया उसके संबंध में क्या है ये देखेंगे कि कितनी जल्दी विधेयक को रोकता है या लौटाने का क्या क्या है प्रावधान। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधित रहित या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कि एक बार अगर राज्यपाल ने वापस कर दिया और फिर जो वहाँ के विधानमंडल ने उसमें संशोधन किया या नहीं किया या वैसे ही फिर से राज्यपाल को दे दिया तो क्या होगा, तो सहमति देना या अनुमति देना अनिवार्य हो जाती है। संविधान कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है या केवल जितनी जल्दी हो सके लिखा हुआ है। अब जितनी जल्दी देखिए यहाँ पर राज्यपाल की जो ताकत होती है वह राष्ट्रपति से थोड़ा सा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो वही राष्ट्रपति के लिए देखेंगे तो उसकी भूमिका जो है बढ़ती चली जाएगी यहाँ पास कि राष्ट्रपति को जल्दी से वो करना है, वो विधानमंडल को बताना है कि अपना पॉकेट वीटो यूज़ कर रहे हैं, जो भी जैसे संबंधित रहता है वो बताना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि अनिवार्य नहीं होता लेकिन अब केंद्र में ही राष्ट्रपति वही होता है, अधिकतर देखा जाता है जिसकी सरकार होती है ये देखा जाता है। लेकिन राज्य में अक्सर ऐसा नहीं होता है। राज्य में क्या होता है, राज्य में केंद्र का एक एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। तो कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, वह रोके रहता है उस विधेयक को। हाँ, और कोई ये लिखा है संविधान में जितनी जल्दी हो सके। अब जितनी जल्दी हो सके राज्यपाल कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अभी कुछ में पुनर्विचार नहीं कर पाया हूँ, मैं देख नहीं पाया, इस तरह के बहाने बना के उसको टालता रहता है। तभी देखिए 2-2 साल से बने तमिलनाडु के जो विधेयक थे कानून बनने में उनको समय लग रहा है, 2-2 साल से रुके हुए हैं। फिर क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर देना। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसे विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के पारित किए जाते हैं तो फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको भेज दिया। अब राष्ट्रपति भी उसको 1 साल से रोके हुए हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति फिर से पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेगा, वो राज्य को वापस कर देगा, राज्य के विधानमंडल को। अब राज्य की विधानमंडल क्या करती है, या तो उसमें संशोधन करेगी या उसको ऐसे फिर से दे देगी। तो यही अब ऐसे फिर जब दे देगी तो आप देखेंगे फिर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को भेज देगा। समय ऐसे खराब होगा ना, कानून बनने के लिए समय भी ऐसे खराब होता है। हाँ, अब फिर राष्ट्रपति उसमें अपनी मनमानी करते हैं कि देना है कि नहीं देना है, फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये यहाँ जो इसकी शक्ति जो राज्यपाल की बढ़ जाती है यहाँ पास। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है। हाँ, जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का हो तो राज्यपाल उसे भी आरक्षित कर सकता है, जो आधिकारिक यानी कि अल्ट्रा वाइस अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के विरुद्ध करता हो, देश में व्यापक हितों के खिलाफ हो, अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का हो तथा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। अब उसके बाद देखेंगे विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल की क्या है। अनुच्छेद 163 में यह उल्लेख है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। हालांकि ये देखिए करने के लिए बाध्य, इसी तरह का प्रावधान आपको मिलेगा, सेंट्रल में भी मिलेगा। हालांकि कुछ मामले में राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य कर सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है
तो उस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि नबाम रूबिया वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए राज्यपाल ने कोई ऐसा कार्य किया जो संविधान में या तो किसी नागरिक के मूल अधिकार को उल्लंघन कर रही है, तो उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है सरकार, मतलब कि जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। हाँ, अगर वो स्वविवेक से काम कर रहा है तो। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो अब तक आए वो देख लेते हैं। एम और बम्बई वाद 1994। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल की व्यक्तिगत व्यक्तिगत संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। शमशेर सिंह वाद 1974 का देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। हालिया निर्णय देख लेते क्या है। पंजाब राज्य वाद 2023। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। मतलब पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हालिया में जो पंजाब का निर्णय है तो उसमें बोला था कि अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकता है, लेकिन उनके काल का निर्धारण भी नहीं किया था। तो ऐसे में ये एक विवादित स्थिति बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 200 में के अनुसार राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प जो दिए उनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, पहला है सहमति देना, सहमति को रोकना या राष्ट्रपति के पास भेजना। इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करने के बाद राज्यपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है। हाँ, उप कुलपति वाद 2023 का ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में अपनी संविधित क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। अब है तमिलनाडु राज्यपाल वाद 2023। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित कर राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। इन संविधान का ऐसा उल्लेख नहीं है कि वो राष्ट्रपति को दोबारा नहीं भेज सकता है। ये नहीं, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। अब समझे कि यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यपाल अगर दोबारा विधेयक को भेजना चाहे तो भेज सकता है, तो ये सही माना जाएगा। हाँ, अगर उसमें कहीं ये लिख दे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है तब तो ठीक है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया है अगर वो कानून बन जाता है तब संविधान में उल्लिखित हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब है राज्यपाल से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। लंबित निर्णय के बारे में है कि बहुत लंबित निर्णय हो जाते हैं। संबंधित मुद्दे देखना तो उसको बस पढ़ेंगे नहीं, इसको सिर्फ हेडिंग देख लेते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। केंद्र की चाह रही इस तरह की योजनाएं राज्य में ना लागू हो जो राज्य बना रही है, तो उससे क्या होगा, उससे राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा। प्रशासनिक अकुशलता आ जाएगी। कोई संविधान ही नहीं होगा, कोई कानून ही नहीं होगा, इस तरह का लागू नहीं होगा, कैसे, तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान ये होगा कि प्रशासनिक अकुशलता आ जाएगी। न्यायपालिका पर बोझ हो जाता है। जब ऐसे वाद तमिलनाडु, केरल और पंजाब के वाद गए हैं, जो केस गए हैं सरकार ने किया है, तो उससे क्या होगा, न्यायालय में से क्या होगा, बोझ बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। तो ये एक अपने आप में चुनौती का काम है। अब देखेंगे आगे की राह, अलग अलग आयोग की सिफारिशें भी देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, आपको ये जो होता है, ये जो आगे की राह, चुनौतियाँ या मुद्दे, ही सब मेंस से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए।
सबसे पहले ये सरकारी आयोग किस लिए बना था? केंद्र और राज्य के संबंध के लिए आया था। ये क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आ चुका है, सरकारी आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी। तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेते हैं। केवल असंवैधानिकता यानी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने जैसे दुर्लभ मामले के तहत राज्यपाल को अपनी विवेक शक्ति के अंतर्गत विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए। ऐसे असाधारण मामले को छोड़कर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और जीवन के कुछ क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। उसे केवल इस आधार पर पद से नहीं हटाया जाना चाहिए कि केंद्र में नई सरकार अपनी पसंद के राज्यपाल की नियुक्ति करना चाहती है। एक है सरकारी आयोग, दूसरी है पुंछी आयोग। राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र रहे और किसी भी राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर अपना विचार करे। राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से ही हटाया जाना चाहिए। अब वेंकटचलैया आयोग ये देख लेते हैं। राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना चाहिए। आपको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, इसमें याद रखना है सरकारी आयोग किस लिए है, पुंछी आयोग किस लिए है, और ये जो है वेंकटचलैया आयोग किस लिए है, वेंकटचलैया आयोग किस लिए, बस ये 3 नाम याद रखना। ये किस लिए है, ये केवल किस लिए है, ये जो है केंद्र राज्य संबंध को रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि विशेष और स्थानीय कानून, स्पेशल एंड लोकल लॉ, ये देखना है। स्पेशल एंड लोकल लॉ देखना है। हाल ही में आपराधिक कानूनों पर पेश की गई विधेयकों ने विशेष और स्थानीय कानून को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा है। कहाँ से बनाए रखा है? दूर बनाए रखा है। अब है विशेष और स्थानीय कानून यानी कि SLL के बारे में। विशेष कानून यानी स्पेशल लॉ एक ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु किन्हीं विशिष्ट विषयों पर लागू होता है। विशेष कानून क्या होता है? एक ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु उन्हें विशिष्ट विषय पर लागू, मतलब कि हर जगह लागू नहीं, कोई एक स्पेशल मुद्दा होगा उसी के ऊपर ही कानून लागू होगा। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि ऊपा एक्ट जो है वो 1967 का, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है पेपर में कि ऊपा एक्ट कब का है, तो वो 1967 का है। अब स्थानिक कानून क्या है? वह कानून होते हैं जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होते हैं। ये क्या है? स्थानिक कानून और विशेष कानून। याद रखिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि प्रश्न ऐसे बन जाए यूपीएससी में कि नीचे दिए गए विशेष कानून और कहते हैं स्थायी कानून में क्या होता है। तो विशेष कानून की परिभाषा ये लिख देगा, स्थानिक कानून की परिभाषा ये लिख देगा और बोल देगा पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। इस तरह का प्रश्न बनने की संभावना मुझे ऐसा लग रहा है प्रीलिम्स में। तो याद रखिएगा, जो आपका विशेष कानून होता है वो किसी विशेष मुद्दे से रिलेटेड होता है। विशेष कानून कैसा होता है? वो विशेष मुद्दे से रिलेटेड होता है। ये देखिए, विशेष मुद्दे से। और स्थानीय कानून का होता है वो स्थानीय भूभाग पर, किसी विशेष भूभाग पर लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखें, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मोकोका 1999, ये था कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मोकोका जो था वो 1998 का महाराष्ट्र का था। संज्ञेय कॉग्निजेबल जो अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल अपराधों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता IPC या विशेष या स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संज्ञेय अपराध को उस
उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। मोटा मोटा समझिए संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध वो होता है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होगा वो बिना मजिस्ट्रेट के, बिना जांच के, मतलब किसी भी जांच के आदेश के बिना ही आपके घर बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी कर ले, वो संज्ञेय अपराध में आता है। तो ये किस में आता है? ये भारतीय दंड संहिता या विशेष और स्थानिक कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत है। विशेष और स्थानिक कानून का महत्व देख लेते हैं। ये आपका मेंस के क्वेश्चन से बनेगा। पहला है दर्जा मामलों के अधीन अधिक संख्या। क्राइम इन इंडियन स्टैंडर्ड्स स्टैटिक्स 2021 के आंकड़े के अनुसार 2021 में भारत में दर्ज सभी संज्ञेय अपराध में लगभग 39.9 अपराध SLLS के तहत दर्ज किए गए, यानी विशेष और स्थानिक कानून के महत्व से दर्ज किए गए हैं। फिर कानून लागू करने में दक्षता होती है। अगर कोई ऐसे जब जांच के आदेश नहीं होंगे तो हम कोई जो संज्ञेय अपराध हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। सुभेद्य समूह से सुरक्षा होगी। महिला, बच्चे और वंचित समुदाय जैसे विशिष्ट सुभेद्य समुदाय की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 वाला देख लीजिए। अब तकनीकी प्रगति। विशेष कानून तकनीकी प्रगति से उत्पन्न होने वाले अपराध जैसे साइबर अपराध से निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का है। अब है SLLS में सुधार की आवश्यकता क्यों है? अस्पष्ट परिभाषा है इसकी। तो पहले तो इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं। मोकोका, उपा आदि में अपराधों व शब्दों की अस्पष्टता और अनिश्चितता परिभाषित की गई है, जैसे आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधियां, संगठित अपराध, सिंडिकेट आदि। अब लागू करने में दुविधा भी होती है। उदाहरण के लिए नाबालिगों के बीच सहमति से स्थापित लैंगिक संबंध को पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत दंडी बना दिया गया है। इस कारण इस अधिनियम की आलोचना की जाती है। स्पष्टता का मुद्दा क्या है ये देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि कानून के तहत आने वाले मामलों के वर्गीकरण के संबंध में चिंताएं प्रकट की गई हैं, जैसे कई सारे आपराधिक या दीवानी मामले यह स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किए जाते हैं। फिर देखेंगे आप कानून की उचित प्रक्रिया का कमजोर होना। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति विधि के सम्यक प्रक्रिया के मूल्यांकन को निरंतर कमजोर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए ऊपा के तहत तलाशी लेने एवं जब्त करने की शक्ति में वृद्धि होगी और मोकोका के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज की गई आपराधिक स्वीकृति को अदालत में स्वीकार किया जाएगा। कठोर अपराध। ऊपा का धारा 43D5 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 के तहत के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनमें जमानत लेना लगभग असंभव हो जाता है। ये आपको ये धारा याद करनी होगी। अगर आपको याद करना हो, ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37, ये वही धारा है जिसके तहत शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, तभी उसको जमानत नहीं मिल पा रही थी। ये वही इसी का उपयोग किया गया था। आगे की ग्राह क्या हो देख सकते हैं हम लोग। पृथक अध्याय और प्रक्रिया। विचार की सम्यक प्रक्रिया की रक्षा। वर्गीकरण के स्पष्ट बढ़ावा और उभरते अपराध और खतरे। ये जो है इसके आगे की राह हो सकती है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम ये देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूल अधिकार से संबंधित होते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त में रिक्तियों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि ये पद तक रिक्त हैं तो इन्हीं के भरने की सिफारिश की गई है, मतलब आदेश दिए गए हैं।
अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तब तक 1 मिनट में पानी पी लूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक एक डेट लेटर हो गया है। अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघवाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिया था। हालांकि केंद्र और ने अभी तक कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। 2019 में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और अभी तक इसका पालन नहीं हुआ है केंद्र और राज्य की तरफ से। इन रिक्तियों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए हैं और अपीली और शिकायत से निपटने में अत्यधिक देरी हो रही है। केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 ये देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संवैधानिक निकाय, इसका गठन 2005 के आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। आयोग के क्षेत्राधिकार में सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण आते हैं, मतलब कि जितने भी केंद्र के द्वारा नियुक्त लोग होंगे ये उसमें आते हैं। हाँ, ये एक संवैधानिक निकाय है। हाँ, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार देख लेते हैं। केंद्र सरकार नियम बनाकर केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की अवधि एवं वेतन निर्धारित कर सकता है। मतलब कि अगर राज्य में हो या केंद्र में हो तो ऐसे में किसके लिए कानून बनाएगी? ये बनाया जाएगा। 2019 में बनाया था केंद्र सरकार ने कानून की उन दोनों की नियुक्ति मैं कर सकता हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचना किया गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय और स्टेट के तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। इसमें पहले 2005 के अधिनियम में उनके लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु थी। जो भी पहले हो उसका प्रावधान था। 2005 में था कि 5 वर्ष काम करेंगे या तो 65 वर्ष हो जाएगा वो, लेकिन वर्तमान में जिसमें संशोधन किया गया वो कितना कर दिया? 3 वर्ष का कर दिया गया है। संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद से हटने के भय के बिना प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें। अब देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से तात्पर्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना जो सार्वजनिक जानकारी माना जाता है से प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री कुलवाल नामक बनाम जयपुर नगर निगम वाद से यह निर्देश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य आरटीआई से है। ये वाद याद रखिएगा। श्री कुलवाल वाद जो था जयपुर का, वो ऐसा इसलिए क्योंकि सूचना के बिना नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी कौन है? वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान पर एक नजर देख लेते हैं। धारा 2H जो है इसकी लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय का स्वायत्तशासी संस्था से है जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित किया गया हो, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के जरिए स्थापित या गठित किया गया हो। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। ऐसे संस्थाएं जो सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में हैं
या जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्त पोषित हैं। ऐसे गैर कानूनी ऐसे गैर ऐसे गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड से वित्त पोषित हों। धारा 4(1) बी इसके तहत ऐसी सूचनाओं की सूची प्राप्त की गई है जिसका लोक प्राधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञेय या अग्र सक्रिय आधार पर प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। धारा 6(1) क्या कह रही है? कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होगा। यानी कि आपको सूचना प्राप्त करनी तो आप ये लिखित रूप में एप्लीकेशन दीजिए या इलेक्ट्रॉनिक उनको मेल करिए। धारा 7 क्या कह रही है? इसके तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई है। धारा 8 क्या कह रही है? इसके तहत कुछ मामले में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। ठीक है। अब आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने में छूट क्या-क्या है वो देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीओपीटी के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि शर्ट-इन को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान की गई है। इसके द्वारा शर्ट-इन को आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। ये देखिए, ये शर्ट-इन क्या होता है ये जान लीजिए। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया, अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो जिससे आपका मोबाइल जो है उसी ऑन द स्पॉट वो उसका ईएमआई नंबर डाल के वो उसको लॉक कर देंगे। तो ये एक जो है इसको जो है आरटीआई अधिनियम से दूर रखा गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 24 आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान किया गया है कि आरटीआई कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए असूचना और सुरक्षा संकट पर लागू नहीं होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित सूचना को इस अपराध के तहत छूट नहीं दी गई है। ये भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उनको छूट नहीं मिली, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची में आईबी जैसे आसूचना यानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी शामिल हैं। शर्ट-इन को इस अनुसूची में शामिल करने के बाद इसमें कुल 27 एजेंसी हो गई हैं। मतलब कि 27 एजेंसी ऐसी जिनके बारे में आप सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्य छूट में शामिल हैं। धारा 8(1) सभी छूटों से शामिल है। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सूचना, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना होती हो। ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करती हो। ऐसी सूचना जो वाणिज्यिक, गोपनीय, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा से जुड़ी हो, जिसे प्रकट करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति का नुकसान हो। हालांकि यह सक्षम प्राधिकार को यह लगता है कि लोकहित में ऐसे सूचना प्रकट करना जरूरी है तो वह ऐसी सूचना प्रकट करने की अनुमति दे सकता है। फिर देखेंगे किसी व्यक्ति को उसकी इसमें वैश्विक संबंधता से संबंधित सूचना के मामले में। हालांकि यदि सक्षम अधिकारी को यह लगता है कि लोकहित में ऐसी सूचना प्रकट करना है तो वह ऐसी सूचना प्रकट करने की अनुमति दे सकता है। उसके बाद देखेंगे किसी विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता हो, तब ये होगा। ऐसी सूचना जो अपराधों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हो। उसके बाद देखेंगे मंत्रिमंडल
के दस्तावेज जिसमें मंत्रिपरिषद सचिव और अन्य प्राधिकारी के विचार विमर्श में दस्तावेज शामिल हों। ऐसी सूचना जो किसी भी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो, जिसे प्रकट करने का कोई सार्वजनिक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध ना हो, या जिससे निजता का अनावश्यक उल्लंघन हो। अब धारा 8(2) देखेंगे क्या है। धारा 8(2) के तहत कहा गया है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण लोकहित को होने वाले लाभ संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक हैं, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(a) में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। आरटीआई के क्रियान्वयन से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? रिकॉर्ड का इसकी चिंताएं देख लेते हैं। रिकॉर्ड का खराब रख-रखाव। आरटीआई आवेदन को कई कारणों से सूचना देने से इनकार किया जा सकता है, जिससे रिकॉर्ड की कमी, रिकॉर्ड उचित प्रारूप में नहीं है या गुम हो गए हैं आदि। विशेषकर उन मामले में सूचना से देने से इनकार किया जा सकता है जब इमारतें, भू स्वामित्व और अधिकारियों के हस्तांतरण पर सूचना मांगी गई हो। उसके बाद देखेंगे अवसंरचना और कर्मचारियों की कमी। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट स्टडी के अनुसार 2012-13 और 2018-19 के बीच आरटीआई याचिकाओं की कुल संख्या में 83% की वृद्धि हुई है। हालांकि उन्हें संभालने के लिए निर्धारित सीपीआईओएस की संख्या में केवल 13% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ते आरटीआई आवेदकों को संभालने हेतु कर्मचारियों की कमी की उजागर करती है। इसके अलावा मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर सूचना आयुक्त है ही नहीं इस राज्य में। अत्यधिक विलंब और देरी हो सकती है, ये देख सकते हैं इसमें। फिर धमकी और हिंसा का भी काम बढ़ता है। जागरूकता की कमी भी है लोगों के अंदर, तो ये है। आगे की राह में क्या दे सकते हैं? सबसे पहले जो रिक्त पदें हैं उनको भर दें जिससे काम जल्दी हो सके। लोगों में जागरूकता फैलाएंगे तो वो जाहिर सी बात है अपनी जानकारी जल्दी में ले लेंगे। सुरक्षा भी इससे बनी रहेगी। और प्रशिक्षण भी देना हो कैसे, मतलब कि आपको आरटीआई को दाखिल करना है। फिर अग्र सक्रिय प्रकटीकरण भी देखना है आपको। तो ये खत्म हुए। अब विशेष श्रेणी के दर्जे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारा नया टॉपिक है। चलिए ये देख लेते हैं। तब तक उससे मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखेंगे आप इसमें कि हाल ही में बिहार विधानमंडल ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु एक संकल्प पारित किया है। इस संकल्प में केंद्र सरकार से अनुरोध की वह बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा विचार करें। अब देखते हैं, तथ्य देख लेते हैं। निम्नलिखित आधार पर बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की जा रही है। राज्य में गरीबी और पिछड़ापन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, राज्य का उत्तरी क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है, जबकि दक्षिणी भाग में गंभीर सूखा पड़ता है। राज्य के विभाजन के कारण ज्यादातर उद्योग झारखंड में चले गए हैं, जिसमें राज्य में रोजगार और निवेश के अवसर में अत्यधिक कमी आई है। बिहार के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में देख लेते हैं। गौरतलब है कि SCS केंद्र सरकार द्वारा राज्य हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी राज्य के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हों। SCS की शुरुआत 1959 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे, ये याद रखिएगा, 1959 में किसमें? 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे की गई थी। इसका उद्देश्य विशेष विकास बोर्ड का गठन
करके और स्थानिक लोगों को राज्य की सरकारी नौकरी, शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि में आरक्षण प्रदान करके कुछ पिछड़े राज्यों को लाभान्वित करना था। एस सी एस राज्य को गडगली-मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुमति प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, गाडगिली-मुखर्जी फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखिए किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड है। अब इसमें देखेंगे आप, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर कुछ निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले इंफोग्राफिक्स राज्य को बताए गए हैं। फिर आप इसको हम भी देखेंगे जो इंफोग्राफिक्स में दिया हुआ है, देख लेते। विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित मापदंड, यही से है जो प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। इसमें सिर्फ यही पढ़ना है आपको। इसमें क्या लिखा है, पहाड़ और दुर्लभ इलाका हो तब विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। कम जनसंख्या घनत्व व राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा हो तो मिल सकता है। पड़ोसी देशों के से लगी सीमाओं के कारण मिल सकता है। आर्थिक व अवसंरचना संबंधित पिछड़ापन हो तो मिल सकता है। राज्य वित्त के स्रोतों का अनिश्चित हो, ये तब मिल सकता है। अब ये देखेंगे 1969 में तीन राज्यों को SCS प्रदान किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पहला, असम और नागालैंड शामिल थे। वर्तमान में 11 राज्य, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में 11 राज्य इस दर्जे में आते हैं, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना आते हैं। तो ये याद रखना कि इधर जो 7 सिस्टर वाले होते हैं ये सब आ जाते हैं आपके, और फिर आपका उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना आ जाएगा। भारत के संविधान के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 371, 371 ए से 371 एच और 371 जे तक दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि संविधान किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। मतलब संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, इस तरह के प्रावधानों कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद से किसी भी नए राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे से लाभ क्या होगा कि केंद्र सहायता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। केंद्र सहायता लगभग 30% से बढ़ जाता है। वित्त पोषण होने लगता है, केंद्र से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है। खर्च नहीं किए गए फंड की निरंतरता, मतलब कि जो खंड नहीं किया गया है वह बच जाएगा, वो अगले साल भी काम आ जाएगा। इससे क्या मिलता है, इससे प्रोत्साहन भी मिलने लगता है और राज्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा स्टेट काम नहीं करेगा, केंद्र से पैसा मिलेगा। हाँ, तो ये जो है इससे ये लाभ होता है। अब इससे चिंताएं क्या है, मापदंड कोई नहीं है निश्चित, कितना पहाड़ी इलाका है, कितनी बेरोजगारी, इस तक का कोई उचित मापदंड हो तो ही किया जाए। अंतर्राज्यीय असमानताएं आ जाएंगी इससे, मतलब कि 2 राज्यों के बीच असमानता आ जाएगी। अगर ऐसा करने लगेंगे तो उसको ज़्यादा केंद्र से पैसा मिलने लगेगा, तो ऐसे में असमानताएं आ जाएंगी। राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलेगा कि राज्य कुछ काम करेगा नहीं और केंद्र ज़्यादा पैसा से पैसा लेता रहेगा, तो राजकोषीय अनुशासनहीनता हो जाएगी, राजकोषीय बोझ भी बढ़ जाएगा केंद्र के ऊपर। आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें देख सकते हैं, इसमें निर्भरता को कम करना है, ज़्यादातर कि राज्य को कौशल बनाना है, उसको वित्त कम से कम देना चाहिए। कोई एक निश्चित मापदंड बनाने चाहिए कि ये मापदंड होंगे तभी होंगे। से पहाड़ी कितना इलाका पहाड़ी होना चाहिए, इस तरह का कोई मापदंड नहीं है। अंतर्राज्यीय सहयोग होना चाहिए, एक राज्य दूसरे राज्य को सहयोग करें, तो ये इसकी आगे की राह हो सकती है। ये देखिए बात की राह है, ये देख सकते हैं, कोर एवं वैकल्पिक योजनाएं प्रारंभ करनी चाहिए, धनराशि जारी करनी चाहिए, हाँ, संस्थाएं व्यवस्थित करनी चाहिए, ये सब इसकी बातें हैं। अब संक्षिप्त सुर्खियां हैं, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपने दूसरे वीडियो में हम क्या देखेंगे, संक्षिप्त सुर्खियां। तब तक के लिए हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। हाँ, कल हम लोग देखेंगे संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में देखेंगे। चलिए खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।